Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter that is coordination compound and coordination compound हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 है। बच्चे इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग CFT को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि पूरे कवर कर लिए हैं और अब कौन सा कवर करने वाले हैं। तो गाइज हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेक्चर में वॉर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसकी सारी डिटेल्स, लिमिटेशंस और साथ में क्या क्या वॉर्नर्स के एजम्पशन थे, क्या क्या उन्होंने अपने रिजल्ट्स निकाले, साथ में वॉर्नर की क्या अपनी एक पर्टिकुलर लिमिट रही थी उसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपैक्ट नेम लिखना सीखा और साथ में आइसोमेराइजेशंस निकालना सीखा कि आपका कौन सा पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके की आइसोमेरिज्म को शो करता है। थर्ड में प्यारे बच्चे हम लोगों ने बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ा, यानी कि बीवीटी को पढ़ा। बीवीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा और साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को निकाला कि किस तरीके से हमारा जो बीवीटी है यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कशन करता है। फिर जब आपके बीवीटी में कुछ कमियां रह गई, उनको कमी को पूरा करने के लिए आया हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अगर कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बच्चे इस टॉपिक को बहुत सिंसियरली करेंगे। आप देख पा रहे हैं इस टॉपिक के साथ मैंने किसी अनदर टॉपिक को कवर नहीं किया है, सिर्फ इसीलिए कि आप इस टॉपिक में पूरी तरीके से इसी में इन्वॉल्व हो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए प्यारे बच्चे बिना टाइम को बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दिस थ्योरी CFT लार्जली रिप्लेस बाय BVT। जो आपकी ये थ्योरी है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये किसका रिप्लेसमेंट थी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, फॉर इंटरप्रिटेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी केमिस्ट्री को इंटरप्रेट करती है। यानी कि जहाँ पे BVT की कमियां रह गई थी वो सारी कमियां भी हमारी CFT ने पूरी कर ली थी। तो गाइज वो कौन कौन सी कमियां थी जो BVT की रह गई थी? जैसे BVT ने सबके स्ट्रक्चर्स तो बनाए थे पर उसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था, साथ में उन्होंने कलर कंपाउंड का कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। तो ये सभी चीजें हमारी CFT ने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट है गाइज जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये आपकी वैथे एंड वैन ब्लैक ने 1929 में प्रोड्यूस की थी, या फिर इसका जो इस CFT का जो इन्वेंशन किया था या फिर जिस साइंटिस्ट ने इस CFT थ्योरी की खोज की थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की खोज की थी, वो आपके थे वैथे एंड वैन ब्लैक। Subsequent modification was proposed by J.N. Van Vleck, और जो इसका सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन था वो J.N. Van Vleck ने किया था। मतलब बैथे और वैन ब्लैक दोनों ने मिलकर काम किया था और साथ में हमारे CFT को 1935 में कोवैलेंसी इन इंटरप्रिटेशन के लिए अलाउ कर दिया था। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोवैलेंसी की इंटरप्रिटेशन करने के लिए CFT को 1935 में कंप्लीटली अलाउ कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा द कन्वर्जन ऑफ 5D जनरेट ऑर्बिटल्स। हमारी D जो ऑर्बिटल होती है उसमें क्या होती है? 1 2 3 4 5 है ना, और ये डीजनरेसी होती है। इनकी क्या होती है? ये डीजनरेसी होती है। डीजनरेसी का मतलब समझते हो? डीजनरेसी का मतलब समझते हो गाइज? डीजनरेसी का मतलब होता है जिसमें सभी ऑर्बिटल की एनर्जी समान हो, है ना, उसे कहते हैं डीजनरेसी। क्लियर? The conversion of 5D generate orbital of metal ion into different site of orbital having different energies। उन्होंने कहा कि जो आपके डिफरेंट मेटल आयन हैं उनकी जो डिफरेंट D ऑर्बिटल्स हैं वो डिफरेंट एनर्जीज रखती हैं। क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड लिगेंड, जब ये क्रिस्टल फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में आती है, यानी कि अगर आपका कोई D ऑर्बिटल या फिर कोई मेटल आयन किसी लिगेंड के इंटरेक्शन में आता है तो फिर वह अपनी डीजनरेसी को लूज कर देता है। यानी कि ये सभी D ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग हो जाती है और इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्योंकि यहाँ पर जो आपके डी ऑर्बिटल है वो आपकी स्प्लिट हो जाती है। क्या होती है? वो आपकी स्प्लिट हो जाती है। अब कितनी ऑर्बिटल आपके नीचे रहेंगी, कितनी ऊपर?
इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके अपने अपने पर्टिकुलर इफेक्ट है, उनके बेसिस पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है गाइस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेस है। क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेस है। क्लियर? क्या हुआ? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही बेस है। राइट? मतलब जो आपकी स्प्लिटिंग हो रही है डीजनरेसी में, वो आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की वजह से ही हो रही है। यानी कि जब आपका सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड के इंटरेक्शन में आता है तो वो अपनी डीजनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये होता है आपका CFT में। नेक्स्ट है गाइस, पोस्टुलेट ऑफ CFT। व्हाट इज द पोस्टुलेट ऑफ CFT? अकॉर्डिंग टू द CFT के अनुसार सेंट्रल मेटल आयन यानी कि CMI ऑफ द कॉम्प्लेक्स बीइंग सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लिगेंड। जो आपके कहना चाहिए, जो आपका लिगेंड है या फिर सेंट्रल मेटल आयन है, वो आपका लिगेंड से सराउंडेड होता है। किससे? चारों तरफ से मेटल आयन आपका चारों तरफ से लिगेंड से सराउंडेड होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसकी थ्योरी के अनुसार लिगेंड कैन बी ऑफ द टू टाइप विच आर गिवन बिलो। और इसके हिसाब से जो हमारे लिगेंड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? पहला है निगेटिव चार्ज लिगेंड, है ना। जो लिगेंड निगेटिव चार्ज होता है, ऑल्सो नोन एज पॉइंट डाइपोल। यानी कि जो हमारा लिगेंड निगेटिव चार्ज होता है, ये पॉइंट डाइपोल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? पॉइंट डाइपोल की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड। प्यारे बच्चे, जो न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये भी हमारा एक पॉइंट डाइपोल होता है या फिर पॉइंट डाइपोल की तरह बिहेव करता है। कौन कौन सी बात हो गई? निगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। निगेटिव लिगेंड इज नोन एज अ पॉइंट डाइपोल, न्यूट्रल लिगेंड इज नोन एज अ पॉइंट डाइपोल। और जब इन्हीं लिगेंड के इंटरेक्शन में हमारा मेटल आयन आता है, तो लिगेंड आपके सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ मेटल आयन को घेरे होते हैं, है ना। क्या होते हैं? घेरे होते हैं, और अपने क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू CFT के अनुसार देयर डज नॉट अकर एनी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। कि जो हमारी CFT होती है उसमें किसी भी तरीके की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं देखी जाती। किसके बीच में? बिटवीन ऑर्बिटल और ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन। यानी कि जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है और जो आपका लिगेंड है, उनके बीच में किसी भी तरीके की आपकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होती। क्लियर? डेट इज मेटल बॉन्डिंग हैविंग जीरो कोवेलेंसी। जो आपका मेटल लिगेंड है, वो आपका उसकी कोवेलेंसी आपकी जीरो होती है, यानी 0% उसकी कोवेलेंसी होती है। क्लियर? जब आपका कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो उसका मतलब कोवेलेंसी तो जीरो हो गई, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं दिख रहा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू CFT के अनुसार, according to CFT, always there occur no electrostatic interaction between positive nucleus and CMI। जो आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और जो आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है, उनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, एंड निगेटिव चार्ज के साथ में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट सुनो, मतलब ये हुआ कि अगर आप CFT की कभी भी बात करोगे तो आप ये देखोगे कि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड यानी कि निगेटिव चार्ज के बीच में जो आपका इंटरेक्शन है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। मतलब ये हुआ कि आपके जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उसके पीछे के कुछ कारण बन रहे हैं। कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण क्या होगा? मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्म। दूसरा कारण क्या होगा? डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तीसरा कारण क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन।
तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपके CFT का एक एजम्पशन है, या फिर CFT में जो आपका मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसके पीछे का रीजन है। नेक्स्ट है अब गाइज, अब देखो जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका होगा ऑक्टाहेड्रल और दूसरा होगा टेट्राहेड्रल। अब हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे शो होते हैं। क्लियर? देखें क्या, देखो CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग स्टेप। जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। पहला है स्टेप 1, शेप ऑफ d ऑर्बिटल इन CMI। जो आपका d ऑर्बिटल का शेप है किसमें, सेंट्रल मेटल आयन में, उस पर। ठीक है, शेप ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन का d ऑर्बिटल का सेंट्रल मेटल आयन में क्या शेप है उस पर डिपेंड करेगा। 5d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल। जो आपके 5 सेंट्रल मेटल आयन के 5d ऑर्बिटल हैं उनको हम 2 डिफरेंट ऑर्बिटल में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उनको 2 डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। कैसे? पहला है हमारा गाइस T2G और दूसरा है हमारा EG। ठीक है, T2G और EG सेट, नॉन एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल जिनसे हम बोलते हैं T2G। ये जो गाइस आपके dx dy dz है ना, dx xy dyz और dzx, ये हमारे क्या है, ये हमारे T2G ऑर्बिटल्स हैं। क्या है, T2G ऑर्बिटल्स हैं। तो सुनो, dx dy dz ऑर्बिटल आर नोन एज T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। ये हमारे T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल कहलाते हैं। और आप एक चीज नोटिस करो कि इनमें जो आपके लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन एक्सियल। देख रहे हो, ये आपके एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पर है, देखो। ठीक है ना, ये भी देखो 45 डिग्री पर एक्स जेड के बीच में, 45 डिग्री के बीच में वाई जेड के बीच में। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, दीज आर ऑल नॉन एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल, जिनको कि हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि गाइस ये एक्सिस पर आपके लाई नहीं करती। क्लियर? अब दूसरी होता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। EG सेट है ना, EG सेट ऑर्बिटल क्या होता है, जो आपके एक्सियल होता है। जो कैसा होता है, एक्सियल होता है, यानी कि एक्सिस पर लाई करता है। क्लियर? जैसे कि अपन का हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। गाइज ये दोनों हमारी ऑर्बिटल हैं जो कि एक्सिस पर लाई कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एक्सिस पर लाई कर रही हैं। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ऑफ कोर्स कर रही है। तो गाइज इन्हें हम कहते हैं EG ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, EG ऑर्बिटल। नेक्स्ट है स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ 6 लिगेंड। अब देखो ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं, है ना। तो इन 6 लिगेंड के हम लोग ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, किसके चारों तरफ, सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होता है, जैसे मान लो ये मेटल प्लस आयन है, उसके चारों तरफ 6 लिगेंड होंगे। क्या होंगे, 6 लिगेंड होंगे। माने कि हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है वो 6 लिगेंड से घिरा हुआ होगा। क्लियर? अब देखो, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, दूसरा लिगेंड ये, तीसरा लिगेंड ये, चौथा लिगेंड ये, पांचवा लिगेंड ये, छठा लिगेंड ये, और ये है हमारा सेंट्रल मेटल आयन। क्या हो रहा है, ये 6 लिगेंड से घिरा पड़ा है, राइट। तो इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में द 6 लिगेंड, जो 6 लिगेंड है वो किससे घिरे हुए हैं, सेंट्रल मेटल आयन को घेरे हुए हैं चारों तरफ से। फ्रॉम द 6 अपोजिट कॉर्नर, 6 अपोजिट कॉर्नर पे घेरे हुए हैं। टू द 3 एक्सिस, किसमें, 3 एक्सिस में, एक्स वाई जेड के बीच में ये घेरे हुए हैं। विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स
एनर्जी सेपरेशन इज डोनेटेड बाय डेल्टा नॉट। जो इनका एनर्जी सेपरेशन है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम गाइस डेल्टा नॉट से डिनोट करेंगे। और ये जो आपका नॉट है वो सबस्क्रिप्ट में ऑक्टाहेड्रल को दिखाएगा, है ना। ये जो ओ है या फिर डेल्टा ओ बोल लो या फिर डेल्टा नॉट बोल लो, ये जो सब्सक्रिप्शन में ओ है ना सबस्क्रिप्ट में, ये आपके ऑक्टाहेड्रल को शो करेगा। क्लियर। अगर यहीं पर आप टेट्राहेड्रल के लिखोगे तो डेल्टा टी लिखोगे। क्लियर। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में द 6 लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल आयन। जो हमारे 6 लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं और अलोंग द एक्सिस ऑफ, किसके अलोंग, कौन सी एक्सिस के अलोंग, dx² माइनस y² एंड dz² ऑर्बिटल के अलोंग ये हमारे लिगेंड्स को अप्रोच करते हैं। क्लियर। मतलब ये हुआ गाइज, देखो अगर आप बात ऑक्टाहेड्रल में कर रहे हो तो हमारे जो 6 लिगेंड्स हैं वो क्या करेंगे, वो x² माइनस y² या फिर dz² ऑर्बिटल के थ्रू। मतलब ये हुआ कि अगर dx² y² की बात करो तो ये तो आपका एक्सिस पर जाएगा, है ना, dz आपका एक्सिस पर जाएगा, जबकि dxy yz और zx इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक्सिस के बीच में रहेगा। एक सेकेंड, इसमें आपका क्या रहेगा, एक्सिस के बीच में रहेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि एक्सिस कैसे निकाले, तो देखो एक्स वाई है तो एक्स वाई, वाई जेड है तो वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स है तो जेड एक्स, बस बन गया आपका। राइट। नेक्स्ट देखो, द एनर्जी ऑफ ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल। ईजी सेट में कौन कौन से थे हमारे, dx² माइनस y² कॉमा dz², है ना। ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2tg। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ईजी की एनर्जी ऑफ ईजी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ T2g। राइट। एनर्जी ऑफ ईजी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ T2g। द एनर्जी ऑफ ईजी ऑर्बिटल विल इंक्रीज, जैसे जैसे ईजी की एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है, कहां से, 3y5 डेल्टा नॉट, ठीक है, कहां तक, 3y5 डेल्टा नॉट तक। राइट। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो आपकी ईजी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3y5 डेल्टा नॉट की। एंड T2g विल, और T2g के लिए कितनी बढ़ेगी, 2y5 डेल्टा नॉट, कितनी, 2y5 डेल्टा नॉट। इफ अगर आपकी जो डेल्टा नॉट है वो आपका किससे, वो आपका छोटा है p से, यानी कि द 4th इलेक्ट्रॉन एंटर्ड ऑफ द T2g। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 4th इलेक्ट्रॉन है वो Eg में एंटर करेगा, गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन, और आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या देगा, T3 2g E1g। नेक्स्ट देखो गाइज, अभी देखो इस चीज को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये देखो आप पिक्चर, ये क्या है, ये हमारे डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल इन फ्री आयन। जब तक इसमें कोई लिगेंड का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, जब इसका लिगेंड का इंटरेक्शन होगा तो ये अपनी डीजनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन अ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, जो आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें क्या होगा, जब ये लिगेंड से इंटरेक्ट करेंगे डी ऑर्बिटल तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। तो आप नोटिस करो कि dx, dxy, dyz, dzx ये 3 ऑर्बिटल आपके नीचे रहे, जबकि ये 2 ऑर्बिटल आपके ऊपर चले गए। यानी कि इनकी एनर्जी कितनी हो गई, इनकी एनर्जी डीजनरेसी से 2/5 डेल्टा नॉट कम हो गई, और ये अपनी कितनी 4/9 एनर्जी लेकर ऊपर चले गए। यानी कि इनका जो एनर्जी का बैरी सेंटर, ये बैरी सेंटर होता है ना, बैरी सेंटर से आपका जो एनर्जी है वो 3/5 नॉट गुना ज्यादा हो गई। तो आपके ईजी ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए और T2g नीचे चले गए। यानी कि क्या हुआ, इन डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया। क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गया। अब यही चीज हमने लिख दी है, लिगेंड फॉर विच डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P आर नोन एज वीक फील्ड लिगेंड। ये कैसे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब जिनका इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाए। ठीक है, इफ अगर आपका डेल्टा नॉट P से कम है,
सॉरी डेल्टा नॉट पी से ज्यादा है, डेल्टा नॉट ज्यादा है पी कम है, तो क्या होगा, तो इट बिकम मोर एनर्जी फेवरेबल, तो आपकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई होगा 2Tg ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में, यानी T4 2G कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे P क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयरिंग ऑर्बिटल, जो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, अगर वो आपकी ज्यादा है, अगर आपकी पेयरिंग वाली एनर्जी ज्यादा है किससे, डेल्टा नॉट से। डेल्टा नॉट क्या था, बैरी सेंटर, ठीक है ना, देखो आगे ये डेल्टा नॉट, ठीक है ना, बैरी सेंटर, इससे अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जंप होकर ऊपर चला जाएगा, और अगर इससे कम है तो ऊपर हायर एनर्जी लेवल में जा ही नहीं पाएगा, जब जा ही नहीं पाएगा तो नीचे ही पेयरिंग कर लेगा। क्लियर। लिगेंड विच प्रोड्यूस दिस इफेक्ट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो लिगेंड इस तरीके के इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं गाइस, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इनसे बनने वाला कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर। तो गाइज अब आपको समझ में आ गया, अगर यही आपका सेंट्रल मेटल आयन किससे, किसी ऐसे लिगेंड से इंटरेक्ट करे जो कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो आसानी से पेयरिंग हो जाएगी। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब क्या है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चलो इसे समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ CF2, अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट उठाएं तो वो लिगेंड जो कि आपका बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग पावर रखते हैं, क्या बोला मैंने, कि वो लिगेंड जिनकी स्प्लिटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी को बहुत अच्छे से लूज कर देते हैं, एकदम बिल्कुल उनकी डीजेनरेसी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस कर देते हैं, उनके बीच का जो गैप आता है डेल्टा नॉट, उनको बहुत ज्यादा कर देते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोज लिगेंड विच हैव लेस स्प्लिटिंग पावर। जो लिगेंड आपके कम स्प्लिटिंग पावर को रखते हैं गाइस, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग वीक फील्ड लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग वीक फील्ड लिगेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखो, आफ्टर अरेंजिंग द वेरियस लिगेंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर अनक्रॉसिंग और डिक्रीजिंग स्प्लिटिंग पावर, अगर हम इन लिगेंड को अरेंज करें, है ना, अगर हम इन बहुत सारे लिगेंड्स को अरेंज करें तो क्या देखेंगे कि इनकी स्प्लिटिंग पावर को अरेंज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। मतलब अलग अलग लिगेंड को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एक सीरीज के बेस पर अरेंज किया जा सकता है, और गाइस इसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। चलो देखते हैं कि हम कैसे इनको अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन लिगेंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्प्लिटिंग पावर। अब हम क्या करेंगे, सभी लिगेंड्स को उनकी इंक्रीजिंग स्प्लिटिंग पावर के बेस पर अरेंज करेंगे। तो आपकी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी गाइस, वो कुछ इस तरीके से आएगी। I माइनस इज लेस देन Br माइनस, इज लेस देन SnC माइनस, SCN माइनस, इज लेस देन Cl माइनस, इज लेस देन S2 माइनस, is less than NO3 minus, is less than F minus, is less than OH minus, is less than oxalate ion minus, is less than I2 minus, is less than H2, is less than NCS ion, is less than EDTA ion, is less than PD, is less than NS3, is less than EN, is less than DPi, is less than orthophenol, is less than NO2, is less than CN minus, is less than CO। यानी कि सबसे ज्यादा आपकी स्प्लिटिंग पावर किसकी हो गई, CO की। क्लियर। नेक्स्ट देखो गाइस, अब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग क्या होती है। देखो, जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, 4 लिगेंड में बी इमेजिन टू ऑक्यूपाई, तो उसमें क्या होगा, आपके सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ 4 लिगेंड अरेंज होंगे। क्या होंगे, 4 लिगेंड अरेंज होंगे। ऑक्यूपाई द
अल्टरनेट कमर ऑफ क्यूब, और ये अपने अल्टरनेट क्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। द मेटल आयन एट द सेंटर ऑफ क्यूब, और जो आपका मेटल आयन होगा वो क्यूब के सेंटर में होगा। सीधे शब्दों में अगर हम बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो आपके क्यूब शेप का फॉर्मेशन करते हैं, जिनके क्यूब के चारों तरफ आपके लिगेंड्स होते हैं और बीच में आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है। एनर्जी ऑफ 2Tg सेट ऑफ ऑर्बिटल, और जो ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी होती है T2G सेट की, गाइस वो आपकी Eg सेट से ज्यादा होती है, Eg सेट से ज्यादा होती है। कैसे? इन सच कॉम्प्लेक्सेस डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज कन्वर्टेड, जो आपकी डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल की से कन्वर्ट हो जाती है एंड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू, और जो इसकी स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल की वो ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में कम होती है। यानी कि अगर मैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्रा के लिए स्ट्रक्चर बनाऊं तो मान लो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग इतनी गई है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल की कितनी जाएगी? इतनी। समझ रहे हो? ये डिफरेंस है, मतलब इनके इसमें डिफरेंस है, राइट। T20 का इनका वो होता है ना रिलेशन। ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर सो लो, जो आपकी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी है किसके लिए? टेट्राहेड्रल के लिए, गाइस ये बहुत लो होती है। दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, इसी वजह से जो इनके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इनका हाई स्पिन होता है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। क्लियर? नेक्स्ट, द splitting pattern of octahedral complex is reverse of the splitting pattern of the tetrahedral complex। tetrahedral complex में क्या हो रहा था? नीचे के नीचे ही आपके पेयर हो जा रहे थे, पहले पेयर हो रहे थे, अपोजिट हुंड लॉ के अपोजिट फॉर्म हो रहे थे कॉम्प्लेक्स, जबकि इसमें क्या हो रहा था? इसका ये हुंड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी। जो हमारे टेट्राहेड्रल हैं उनमें क्या था कि हमारे डी स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की एनर्जी लोअर है, जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स इनकी एनर्जी हाई है। किसमें? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी लेवल इज, और जो इनके एनर्जी लेवल का डिफरेंस है किसका? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो है आपका 4/9। जो मैंने आपको भी बोला ना T20, ये T20 मैंने इसीलिए बोला था कि आपके जो टेट्राहेड्रल का एनर्जी है वो कितना है? 4/9 ऑफ T0। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग का 4/9 है। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप, क्योंकि आपका जो टेट्राहेड्रल है उसमें एनर्जी गैप बहुत स्मॉल होता है, इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर नहीं हो पाते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाते हैं। देयरफॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव अ हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, और इसी वजह से जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अपनी हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन को रखते हैं। नेक्स्ट है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? कलर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर रखते हैं और डी ट्रांजिशन को शो करते हैं। क्या कहते हैं? डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जंप है वो 2Tg लेवल से हायर लेवल यानी कि Eg लेवल में चला जाता है। हमको पता है ना टेट्राहेड्रल में नीचे हमारा ऑक्टाहेड्रल में T2G हमारा नीचे होता है और Eg हमारा ऊपर होता है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें, डेल्टा उसकी बात करें O की, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? E से ऊपर जाएगा, T2G से Eg में जाएगा। द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड को हटा दिया जाए तो क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर, तो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी। इसका मतलब जो सब्सटेंस होगा वो कलरलेस होगा। फॉर एग्जाम्पल गाइज, TiH2O का होल 6+3, TiH2O का होल 6+3 यानी कि टाइटेनियम हेक्सा एक्वाइन, ठीक है। अब ये आपका क्या करेगा? ये आपका एक्वा है ना, जो कि क्या कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड इसको घेरे हुआ है, तो आपका कलर आएगा वॉयलेट,
क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर आपके कॉपर को 4 वाटर मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं, तो यानी कि ये जब एज अ लिगेंड घेरा हुआ है, इसका मतलब इसका कलर आएगा ब्लू कलर का आपका कॉम्प्लेक्स आएगा। यानी कि टाइटेनियम को जब 6 वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे तो वायलेट कलर होगा, जब कॉपर को 4 वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे तो ब्लू कलर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा। जो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी सेंट्रल मेटल आयन का, वो आपकी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग को भी ज्यादा करेगा, ठीक है। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो जो आपके डेल्टा की वैल्यू है वो आपकी 3D के लिए, 4D के लिए और 5D के लिए ज्यादा होती है, क्लियर। इसी वजह से अगर हम बात करें सेकंड सीरीज के एलिमेंट की, यानी 4D एंड 3rd सीरीज में 5D की, तो ये अपनी ग्रेटर टेंडेंसी रखते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं देन द 3D ट्रांजिशन सीरीज, देन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। किसके कंपेयर में? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कंपेयर में। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल आयन। जो आपका फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल आयन का, वो आपका सबसे ज्यादा लार्ज ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी को शो करेगा। क्या करेगा? सबसे ज्यादा और लार्ज ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी को शो करेगा। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट में जो आपके डेल्टा की वैल्यू है वो आपकी 4, 3, 4, 5 के लिए सबसे ज्यादा होगी, है ना। इसी वजह से जो आपका 3rd सीरीज है या फिर जो आपकी 4D सीरीज है या फिर आपकी 5D सीरीज है, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं एज कंपेयर टू 3D ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट है गाइज द डेल्टा वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो आपकी डेल्टा की वैल्यू होती है किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए, वो क्या करती है? वो किसी कॉम्प्लेक्स के टाइप को बताने में भी हेल्प करती है। यानी कि द डेल्टा वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज नियरली 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो कि आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्या है? 50% है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। फॉर द सेम मेटल आयन, इसी तरीके से सेम मेटल आयन के लिए डिफरेंट लिगेंड हैव डिफरेंट स्प्लिटिंग अमाउंट। जो आपके डिफरेंट लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट स्प्लिटिंग अमाउंट को शो करते हैं। अब गाइस बात आती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। द डिफरेंट एनर्जी लेवल बिटवीन 2 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या सेट है उसको देख लेते हैं गाइस। जो आपके डिफरेंस है एनर्जीज का, उन्हीं सेट को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं और साथ में उसी को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी है देखो जरा। सबसे पहले है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है? अगर आपके डी इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 to 6 है तो आएगी 0.6। अगर आपके इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 to 7 है तो आपकी टेट्राहेड्रल स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी 1.2 डेल्टा टी। 3 से 9 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.8 डेल्टा टी। 4 to 9 के लिए 0.4 डेल्टा टी। वहीं पे 5 to 10 के लिए 0 इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जो आपका CFC है यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, वो ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या क्या होगी गाइज। अगर मान लो आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड स्पिन रखा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इंटरैक्ट कर रहा है, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो गाइज आपकी D1 के लिए 0.4, D2 के लिए 0.8, D3 के लिए 1.2, D4 के लिए 1.6 और D5 के लिए -2 स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी। T2G का में 1, फिर T2G में 2, T2G में 3, T2G में 4, T2G में 5। क्लियर। EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। सेम ऐसे इधर देखो,
अब देखो, अगर आपका लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स आपका हाई स्पिन का होगा, है ना। कैसा होगा? हाई स्पिन होगा। तो इसका मतलब D1 के लिए वैल्यू हो गई 0.4, D2 के लिए 0.8, D3 के लिए 1.2, D4 के लिए 1.6 और D5 के लिए D0। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी? T2G के लिए तो एक ही रहेगी, है ना। D2 के लिए भी दो रहेगी। अब D3 में भी क्या होगा? T2G में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखो 4 में, देखो यहाँ पे ऐसे जाता है ना, 1 2 1 2 3, तो 3 तो आपने भर लिया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो बस T2G3 Eg1, अब T2G3 Eg2। क्लियर? तो ये था वीक फील्ड के लिए, ये समझा दिया। अब इसी तरीके से आप D6 में देख लो। D6 में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा। D7 में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। D8 में 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, D9 में 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर और D10 में 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर। वहीं पर इसमें देखो, जब वीक फील्ड की बात आ रही है, ये है आपके वीक फील्ड की, तो वीक फील्ड में क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 5 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो ये आपकी इसकी कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा अकॉर्डिंग टू हुड्स लॉ और अपोजिट टू हुड्स लॉ। तो ये दोनों तरीके के आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ CFT। क्या है CFT की लिमिटेशन? तो गाइज, इट डज नॉट कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ 7 2Tg ऑर्बिटल इन द कॉम्प्लेक्स। ये आपके 7 2Tg ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स नहीं करता। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो अनेबल टू अकाउंट सेटिस्फैक्ट्री फॉर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये क्या करेगा? अनेबल करेगा किसको? सेटिस्फैक्ट्री रिलेटिव अमाउंट ऑफ लिगेंड को, यानी कि जो आपका वाटर है वो इसी वजह से जो आपका वाटर है वो एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन। और ये चीज, ये आपकी एक लिमिट है जो कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट, इट गिव एन अकाउंट ऑफ पार्टली कोवेलेंट नेचर। इट गिव नो अकाउंट ऑफ पार्टली कोवेलेंट नेचर। जो CFT थ्योरी थी उसने पार्टली कोवेलेंट नेचर को कोई भी जगह नहीं दी थी। किसमें? मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक सेकेंड। तो गाइज, ये था हमारा सेशन जिसमें कि हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया, यानी कि कंप्लीट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिस्कस किया। बच्चे, अब हम नेक्स्ट सेशन में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ADA 24/7 के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।